आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है एडवर्ड मशीन। एडवर्ड मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर दो चीज़ें यानी दो डब्बे या दो मैसेज कह लें, वो एक रस्सी के साथ जुड़े होते हैं, एक स्ट्रिंग के साथ जुड़े होते हैं, जबकि वो स्ट्रिंग को एक पुली के ऊपर से गुजारा जाता है। तो इस तरह की मशीन को हम एडवर्ड मशीन कहते हैं। जबकि इस मशीन को जो है यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, एडमिट मशीन इज़ यूज टू कैलकुलेट फोर्स एंड टेंशन एंड टू वेरीफाई द लॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि इसको यूज़ किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, जैसे कि अगर ये दो डब्बे हैं तो इनके ऊपर फोर्स किन से कितनी फोर्स लग रही है। जबकि टेंशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है। टेंशन भी एक फोर्स है जो कि रस्सी के अंदर पाई जाती है, जैसे कि ये अब इस रस्सी के अंदर जो खिंचाव होगा जिसको हम टेंशन कहेंगे, जो कि एक फोर्स है, उसको निकालने के लिए हम करते हैं इसको मशीन को यूज़। एंड टू वेरीफाई द लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन के 3 लॉज थे ना, तो उनको वेरीफाई करने के लिए भी इस मशीन को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होती है। यानी कि एक ही एक्सेलरेशन के साथ कोई भी चीज़ मूव करे तो हम उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जबकि ये जो दोनों डब्बे हैं, ये ज़ाहिर है अगर मैं कहूँ कि यार ये वाला भारी है ये वाला कम भारी है, तो ये ज़ाहिर है नीचे जाएगा, उसी एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जाएगा जिस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे जाएगा। अब जो एडवर्ड मशीन है उसके दो केसेस हैं, जिसमें ए आपके सामने जो ड्रॉ हुआ है ये एक केस ए है, जिसमें जो दोनों डब्बे कह लें या दोनों बॉडीज कह लें वो वर्टिकल मूव करती हैं, यानी ऊपर नीचे मूव करती हैं। जैसे कि या ये तो ऊपर जाएगी या तो नीचे, ये तो ऊपर जाएगी या तो नीचे, यानी दोनों बॉडीज क्या करती हैं, वर्टिकल मूव करती हैं। जबकि दूसरा जो केस है जो कि आपके सामने ड्रॉ हुआ है, इसको हम केस बी कह देते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो वही एक रस्सी है, साथ दो डब्बे अटैच हैं, बॉडीज अटैच हैं, और इनको भी तो फ्रिक्शन सॉरी पुली के ऊपर से गुजारा गया है। तो ये भी तो एडमिट मशीन ही हुई ना। तो ये केस बी वाली है, जिसमें अगर आप गौर से देखें तो ये जो डब्बा है ये यूं यूं करके जाएगा या तो यूं करके, जबकि ये वाला डब्बा ऊपर नीचे। यानी अगर आप देखें तो इसमें एक बॉडी जो है वो वर्टिकल मूव कर रही है यानी ऊपर नीचे, जबकि दूसरी बॉडी है जैसे कि ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। वन बॉडी मूव वर्टिकली, अनदर बॉडी मूव हॉरिजॉन्टली, यानी यूं मूव करना। अब इसको हम क्या करते हैं कि ना सिर्फ ये जो ऊपर चीज़ें बताई हैं, बल्कि हम इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जब ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस मशीनों को हम यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी निकालने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि जो रस्सी है इसके अंदर कितनी टेंशन पैदा हुई है, और इसके अलावा इन डब्बों के ऊपर फोर्स कितनी लगी है, साथ साथ हम ये किस एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर नीचे जाती हैं, किस एक्सेलरेशन के साथ ये डब्बा इधर को मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन के साथ ये डब्बा नीचे जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन भी हम निकालते हैं एडमिट मशीन यूज़ करके। और आज हमने क्या करना है, इस वीडियो में केस ए के बारे में पढ़ना है। अब लेट से जैसे मैंने बताया हम इसको पढ़ेंगे, जिसको कि केस ए है, इसमें लेट से ये भी कोई मैथ्स है जिसको मैं कहता हूँ कि यार ये ना M1 है, ठीक है, यानी पहला मैथ्स है। चलिए मैं ये कह देता हूँ कि एक डब्बा है जिसका मैथ्स जो है वो 1 है, M1 है। जबकि जो दूसरा एक मैथ्स है, ये इसको मैं कहता हूँ लेट से कि ये कौन सा मैथ्स है, ये M2 है। एक डब्बा है उसका मैथ्स 2 है। अब हम क्या करेंगे कि शुरू में एक अजम्पशन लेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि भाई ये जो M2 है ना, ये बड़ा है किससे, M1 से। जैसे कि तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है, यानी M2 जो है वो बड़ा है किससे, M1 से। अब जाहिर है अगर ये डब्बा बड़ा है तो ये जो डब्बा है ये नीचे की तरफ जाएगा, जबकि ये वाला जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अब जाहिर है जब ये मूव करेगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी, जिसको हम कैसे लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी जब वेलोसिटी तब्दील होती है किसके लिहाज से, रेट यानी टाइम के लिहाज से। रेट का मतलब होता है टाइम, यानी टाइम के लिहाज से जब वेलोसिटी तब्दील होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। जबकि वेलोसिटी क्या है कि कोई भी रफ्तार, यानी कोई फासला कितनी देर में कवर होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। जबकि अगर हम उस स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन देखें, जैसे कि ये नीचे की तरफ एक रफ्तार के साथ एक स्पीड के साथ जा रहा है, तो रफ्तार यानी स्पीड के साथ साथ अगर मैं ये देखूं कि ये किस तरफ जा रहा है, जैसे ये नीचे जा रहा है ना, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी के साथ जा रहा है, क्योंकि शुरू में कुछ और थी, जाहिर है जब ये भारी है तो ये नीचे चला गया तो इसकी वेलोसिटी तब्दील हुई, तो यानी एक्सेलरेशन पैदा होगी इसके अंदर।
अब मैं क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए ना, इसको और आसान करता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये जो बॉडी है ये ए है, जबकि ये वाली जो है ये बी है। यानी डब्बा ए है और ये डब्बा बी है। अब चूंकि ये दोनों जो हैं रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, तो इन रस्सी के अंदर भी एक टेंशन होगी जो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी, और यहाँ पर भी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। अब क्यों होगी, जाहिर है क्योंकि जो खिंचाव है वो अलोंग द स्ट्रिंग होता है, जिस तरफ रस्सी होती है उस तरफ होता है। अगर यहाँ से देखो तो रस्सी ऊपर की तरफ जा रही है, तो टेंशन है वो भी ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पे देखो तब भी ऊपर रस्सी जा रही है, तो फिर टेंशन ऊपर की तरफ होगी। अब चूंकि एक ही रस्सी है तो टेंशन जो यहाँ पर होगी उतनी ही यहाँ पर होगी। और इसके साथ साथ जाहिर है ये जो चीज़ है, ये जो डब्बा है नीचे आ रहा है, जाहिर है इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। ठीक है। अब एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रहा है, तो चूंकि ये एक ही रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, तो जितना ये नीचे आएगा उसी के लास्ट ये भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उतनी ही यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन है वो विल बी सेम फॉर बोथ द बॉडीज, यानी दोनों बॉडीज के लिए जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगी। अब चूंकि जाहिर है ये टेंशन भी एक फोर्स है, और जाहिर है इसके ऊपर वेट भी एक्ट हो रहा है, यानी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो और ये मूव भी कर रहा है। तो जब एक्सेलरेशन किसी चीज़ के अंदर पैदा होती है तो वो किसकी वजह से होती है, फोर्स की वजह से होती है ना। और ये बात हमें न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में बताई थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के ऊपर लगती हैं तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो ए होती है, और सम ऑफ ऑल फोर्सेस यहाँ पे है, और जबकि ये एम होता है उस चीज़ का मैस जिसके ऊपर फोर्स लग रही है और जिसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। जैसे कि अब ये बॉडी है ना मैस वन, अब इसके ऊपर जाहिर है एक तो टेंशन फोर्स है, इसके अलावा जाहिर है ये इसको ज़मीन भी अपनी तरफ खींच रही है। अब जब ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू यानी वेट। तो अब जाहिर है ये दो फोर्सेस लग रही हैं, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस मैं करूँगा तो जाहिर है जो भी सम ऑफ ऑल फोर्सेस के बाद मेरा रिजल्ट आएगा उसकी वजह से ही तो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। तो वो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में जो कि सेकेंड लॉ के मुताबिक हमारे पास आती है, इसको मैं अब यूज़ करूँगा ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। मतलब कौन कौन सी चीज़ें, कि इसका एक्सेलरेशन कितनी है, इस मैस की किस एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जा रहा है और एक किस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रहा है, और ये जो टेंशन है कि इस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी पैदा हो रही है, उसको भी कैलकुलेट हम करेंगे यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम M1 और M2 दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब ये मैस M1 है, चले मैं हम क्या करते हैं, बॉडी ए के बारे में पढ़ते हैं जिसका मैस M1 है। हम बॉडी बी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपनी आसानी के लिए स्टार्ट करते हैं ए से। अब ये जो M1 है इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस, यानी कौन कौन इसको खींच रहा है अपनी तरफ, एक टेंशन यानी इस रस्सी ऊपर खींच रही है, जबकि एक वेट है जो कि नीचे इसको खींच रही है। लेकिन ये बॉडी जो है ये M1 है, ये किस तरफ जा रही है, ये डब्बा ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है कि जो टेंशन है वो ज्यादा है किसके, वेट से। तभी तो ये डब्बा ऊपर जा रहा है, तभी हो सकता है ना जब टेंशन जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अगर मैं बॉडी ए के ऊपर बात करूं तो एक फोर्स कौन सी लग रही है, एक वेट लग रही है। लेकिन चूंकि जो टेंशन है वो ज़्यादा है तो मैं उसको पहले लिख लेता हूँ, तो टेंशन माइनस डब्ल्यू यानी वेट, ये दो फोर्सेस लग रही हैं। अब जबकि इसको बराबर हम लिख लेंगे राइट साइड के। अब मैस क्या है, M1 है, तो M1 आ गया, तो एक्सेलरेशन ए पैदा हो रही है जिसकी जगह मैंने ए लिख दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव इस वजह से भी आया है क्योंकि अगर आप देखें, बल्कि इसी वजह से आया है कि अगर मैं वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ ले लूँ, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ करते हैं ना जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। अब अगर आप देखें तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ऊपर इस लाइन से ऊपर ऊपर सारे पॉजिटिव होते हैं, जबकि इस लाइन से नीचे नीचे जो देखते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब चूंकि जो डब्ल्यू है वो नीचे की तरफ है तो हम उसके साथ माइनस लिख दिया, जबकि जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, चूंकि ऊपर की तरफ प्लस लिया हुआ है तो हमने क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, जबकि M1A जो है वो एज इट इज आ गया। अब जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है यानी ज़्यादा फोर्स है जो कि टेंशन है, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे इस वजह से भी पॉजिटिव आया है। अब हमारे जहन में एक सवाल और भी आ सकता है कि यार ये जो डब्बा है ये यूं करके मूव क्यों नहीं कर रहा, ये ऊपर नीचे ही जा रहा है, क्यों? क्योंकि इस तरफ या इस तरफ कोई फोर्स एक्ट हो रही है क्या, कोई इसको अपनी तरफ खींच रहा है, नहीं, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में दो फोर्सेज हैं जो कि कौन कौन सी, एक टेंशन और एक वेट।
अब टी की जगह अगर मैं टेंशन लिखूं, जबकि जो वेट है वो एम जी के बराबर होता है, जिसको हम एम जी लिखते हैं, जिसमें जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जबकि मैस इस ऑब्जेक्ट का मैस है जो कि एम वन है, जबकि यहाँ पे एम वन ए एज इट इज आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए आई है? पहली बॉडी यानी बॉडी ए के लिए। अब अगर मैं बॉडी बी जो कि ये वाली एम टू है जिसका मैस एम टू है उसके लिए करूँ, तो ये बॉडी जो कि नीचे आ रही है, इसका मतलब है जो इसका वेट है जो कि नीचे की तरफ है वो असल में क्या है? ज़्यादा है, तभी तो नीचे आ रही है ना। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि W माइनस टेंशन, जो कि माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ, बल्कि नहीं माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारी जो टेंशन थी वो तो ऊपर की तरफ ही थी ना, तो ये टेंशन ऊपर आए तो यहाँ पे प्लस आएगा, जबकि वेट जो है वो नीचे की तरफ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस वेट के साथ आ जाएगा। और राइट साइड पे क्या है हमारे पास? हम लोग ने लिखना है एम ए, चूँकि मैथ जो है वो एम टू है तो इसका मैथ एम टू आ गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स या ज़्यादा फोर्स होती है उसको उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। तो एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे नहीं है, क्योंकि वेट ज़्यादा है। तो जब एक्सेलरेशन नीचे है तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना। तो अब मैंने क्या करना है, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइडों पे, यानी यहाँ पर भी मैं माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जबकि ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो गया, जबकि यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपस में? प्लस। तो अगर हम इसको और तरफ भी करें कि यानी अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इसको माइनस को प्लस कर दिया, अब माइनस को प्लस कर दिया, यहाँ पे फिर जाहिर है मुझे उल्टा करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई। और यहाँ पर जो माइनस है वो हट जाएगा, क्यों? क्योंकि अब माइनस आ गए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यानी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अब वेट जो कि एम जी होता है, लेकिन ये चूँकि मैस कौन सा है? एम टू, तो यहाँ पे एम टू आ गया, जबकि टेंशन को एज इट इज़ लिख दिया और एम टू को भी एज इट इज़ लिख दिया। और ये जो इक्वेशन आई जो कि मैंने किसके लिए निकाली है? बॉडी टू के लिए, इसको मैं इक्वेशन टू कह देता हूँ। अभी जो दो इक्वेशंस आई हैं बॉडी ए और बॉडी बी के लिए, इस केस के लिए, अब इन दो इक्वेशंस को यूज़ कर के हम ए एक्सेलरेशन और टेंशन टी के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके ये दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो ए और टी ही है ना। तो आज हमने एडवर्ड मशीन के बारे में पढ़ा और उसके दो केसेस देखे, जिसमें से एक केस जो है वो हमने उसकी इक्वेशंस निकाल ली दो बॉडीज़ के लिए।